Hello students, good morning. Today we will start our sixth lesson, The Crisis of Democratic Order. इसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। क्राइसिस मतलब संकट ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ेंगे बैकग्राउंड टू एमरजेंसी। बैकग्राउंड टू एमरजेंसी, जो आपातकाल था, एमरजेंसी थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। हिंदी में बोल सकते हैं हम इसको पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को। तो इसमें क्या दिया गया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1967, कि 1967 से 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो भी बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी हैड एमर्ज्ड एज ए टावरिंग लीडर विद ट्रीमेंडियस पॉपुलरिटी। इंदिरा गांधी जो है वह एक टावरिंग लीडर के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुकी थी या सामने आई थी। This was also the period when party competition became bitter and polarized. This period also witnessed tensions in the relationship between the government and the judiciary. The Supreme Court found many initiatives of the government to be violate of the constitution. The Congress party took the position that this stand of the court was against principles of democracy and parliamentary supremacy. The Congress also alleged that the court was a conservative institution and it was becoming an obstacle in the way of implementing pro-poor welfare programs. The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalized and that government authority was being converted into personal authority. The split in the Congress had sharpened the division between Indira Gandhi and her opponents. तो इसमें क्या दिया था कि भाई 1967 के बाद जो बदलाव आए थे अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और इंदिरा गांधी को हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी जो है वह एक बड़े नेता के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुकी थी, पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी थी। और इस दौर में जो दलगत प्रतिस्पर्धा थी वो बहुत ज़्यादा दिखाई दी थी। और इस टाइम के दौरान जो हमारी गवर्नमेंट थी और जुडिशरी सिस्टम था, उसके आपस में जो रिलेशन थे उनमें भी तनाव आया था, उसमें भी टेंशन्स आई थी। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जो भी इनिशिएटिव्स थी, पहलकदमी थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ माना था, कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट माना था। और कांग्रेस पार्टी का मानना ये था कि जो जुडिशरी है उसका जो रवैया है या न्यायपालिका का जो रवैया है वह डेमोक्रेटिक रवैये के बिल्कुल खिलाफ है, या लोकतंत्र की जो थ्योरी है, लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ है। और जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है ना, वो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम से बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है, या उसके विरुद्ध काम करता है। ये कांग्रेस पार्टी का मानना था। और कांग्रेस पार्टी जो है वो ये एलिगेशन भी करती है, ये आरोप भी लगाती है अदालत पर या कोर्ट पर कि जो कोर्ट है ना वह जो गरीबों के लिए काम किए जा रहे हैं या गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसमें कोर्ट जो है ना वो कोई बाधा डाल रहा है, या कोर्ट उस काम को अच्छे से करने नहीं देता, गरीबों की वेलफेयर प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं उसको करने नहीं दे रहा है। और एक कांग्रेस पार्टी जो है वो इस चीज़ को भी कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितने भी अच्छे काम किए जा रहे हैं ना उनका विरोध किया जा रहा है।
तो ये मानना था कांग्रेस पार्टी का। और फिर कांग्रेस जो है, अब उसके बीच में जो लड़ाई है कांग्रेस और कोर्ट के बीच में, वो ऐसे ही चलती जाती है। और अपोजिट पार्टियां जो थी वो तो कांग्रेस के विरुद्ध काम कर ही रही थी, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि भाई कोर्ट भी उनके खिलाफ काम ही कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी का जो बैकग्राउंड था वो बनता चला गया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम इस स्टेंजे के अकॉर्डिंग ओवरऑल ये देखें तो इसमें ये कहा जा सकता है कि 1967 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स जो थी ना उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ गया था। इंदिरा गांधी एक लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आई थी, और जो पार्टीज थी वो कांग्रेस के खिलाफ काम करना शुरू हो गई थी। उनका मेन पर्पज यही था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाना है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी की जो अपोजिट पार्टियां हैं वो तो विरोध कर ही रही है, साथ में जो कोर्ट्स हैं वो भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए या देश की भलाई के लिए जो भी प्रोग्राम चलाना चाहती है उसमें कोर्ट जो है ना वो रोड़े अटकाने का काम ही कर रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस स्टेंजे का ये दिया गया है। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब आर्थिक संदर्भ या पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो काम होता है उसको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के नाम से देखा जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है, इन द इलेक्शन ऑफ 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1971 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ही गरीबी हटाओ का स्लोगन दे चुकी थी, नारा दे चुकी थी। However, the social and economic condition in the country did not improve much after 1971-72। लेकिन ये स्लोगन देने के बावजूद भी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ था। द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट ए हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियाज इकोनॉमी। About 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. This was followed by war with Pakistan. After the war, the US government stopped all aid to India. In the international market, oil prices increased manifold during this period. This led to an all-round increase in prices of commodities. Prices increased by 23% in 1973 and 30% in 1974. Such a high level of inflation caused much hardship to the people. तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था 1971 में, लेकिन उसके बाद भी देश की जो सामाजिक और आर्थिक दशा थी उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। और बांग्लादेश का जो क्राइसिस था उसके कारण भारत की जो इकोनॉमी थी उस पर भी काफ़ी बोझ पड़ा था। क्यों पड़ा था उस पर बर्डन? क्योंकि लगभग 80 लाख के करीब जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है अभी, वो वहाँ के लोग भारत में घुस आए थे। यानी कि भारत का जो बॉर्डर था ना उसको पार करके वो भारत में आ गए थे। क्राइसिस बांग्लादेश का था, लेकिन उस क्राइसिस के बल पर या उस क्राइसिस के रिजल्ट में वहाँ के 80 लाख लोग भारत में आ गए। अब इतने सारे लोग एकदम से भारत की सीमा में एंट्री करेंगे, भारत के निवासी बन जाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। अब आप सपोज करो कि आपके परिवार में 5 से 6 मेंबर हैं और उनका खर्चा चलाया जाता है, और कोई भी आदमी बाहर से आए, यानी कि 10 मेंबर बाहर से आकर के आपके घर में रहना शुरू कर दें, तो आप पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। उनके खाने खर्चे का जो पैसा है वो आपको अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो 80 लाख लोग भारत में बांग्लादेश से आ गए थे। इससे क्या हुआ, हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ गया था। और साथ में 1971 में हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा था। और इस तरह से क्या हुआ कि जो अमेरिका था ना उसने, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो किसका फेवर करने वाला था, अमेरिका का था। हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं, दूसरी बुक में जो है हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान किसके खेमे में था, अमेरिका के खेमे में था।
तो अमेरिका के खेमे में था, तो उसका मतलब उसकी मित्रता किसके साथ थी? अमेरिका के साथ थी। तो जब भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेगा तो अमेरिका तो उसके विरुद्ध जाएगा ही। तो अमेरिका ने भारत की हर तरीके से सहायता करनी बंद कर दी थी। जिस तरह इसकी भी हेल्प करता था अमेरिका, वो सहायता देनी बंद कर दी। तो और फिर क्या हुआ था कि जो इंटरनेशनल मार्केट थी वहाँ पर तेल की कीमतें जो थी वो भी काफ़ी बढ़ गई थी। और तेल की कीमतें बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो दूसरी चीज़ें थी उनका रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। और 1973 में लगभग चीज़ों में 23% दिया गया है। इसमें 23% प्राइस राइज हो गया था, उनकी कीमतें 23% बढ़ गई थी। और 30% 1974 में बढ़ गई थी। 73 में तो 23% और 1974 में 30% चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी थी। तो इस प्रकार से जो महंगाई थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। तो इससे क्या हुआ, इससे इमरजेंसी जो थी ना उसका बैकग्राउंड तैयार होता चला गया कि भाई लास्ट टाइम इमरजेंसी लगानी ही पड़ी। ठीक है, यानी कि लगातार लगातार बोझ बढ़ता गया और आखिरकार इमरजेंसी आपातकाल लगाना पड़ा। इससे आगे स्टैंजा दिया गया है, उसमें देखिए, industrial growth was low and unemployment was very high, particularly in the rural areas. In order to reduce expenditure, the government froze the salaries of its employees. This caused further dissatisfaction among government employees. Monsoons failed in 1972-73. This resulted in sharp decline in agricultural productivity. Food grain output declined by 8%. There was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over the country. In such a context, non-Congress opposition parties were able to organize popular protest effectively. Instances of students' unrest that had persisted from the late 1960s became more pronounced in this period. There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics. These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and the established political system. Known as the Marxist-Leninist, now Maoist group or Naxalist, they were particularly strong in West Bengal, where the state government took stringent measures to suppress them. तो इसमें देखो क्या दिया गया है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी, औद्योगिक विकास जो था वो बहुत ही लो रेट पर हुआ था, उसका बहुत कम विकास हुआ था और बेरोजगारी जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, अब जो खर्चे थे उनको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी जो सैलरी थी ना उन पर रोक लगा दी। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, अब उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो परेशान हो जाएंगे, वो सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू करेंगे। तो इससे सरकारी जो कर्मचारी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे, उनमें गुस्सा आना था ही, क्योंकि कोई काम करेगा तो भाई उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, परेशानी तो आएगी ही। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे के सारे परेशान हो गए थे। और 1972-73 में ऊपर से मानसून भी नहीं आया, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़्यादातर जो आदमी हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं तो क्या हुआ, मानसून जो था वो फेल हो गया। मानसून फेल हो गया तो इसका मतलब क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो थी वो अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर इरिगेशन मीन्स में भी कमी थी, सिंचाई के साधन भी कम थे, तो बारिश हुई नहीं। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल
प्रोडक्शन कम हो गई। फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगी तो जो फूड ग्रेन्स हैं उनमें कमी आ जाएगी। तो 8% खाने की चीज़ें जो थी ना वो कम हुई, खाने की चीज़ों की जो पैदावार थी वो 8% कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी ना वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी, पूरी तरह से वो खराब हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अब जो अपोजिट पार्टी हैं वो तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ही। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करनी शुरू कर दी, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और जगह जगह पर क्या किया, जनविरोध करना शुरू कर दिया। यानी कि जनविरोध का मतलब पब्लिक जो है वो कांग्रेस पार्टी का अपोज करना शुरू कर देती है, जगह जगह आंदोलन करने शुरू कर दिए। 1960 का जो डिकेड था, 1960 का जो दशक था, वहाँ छात्रों के बीच भी कांग्रेस पार्टी के विरोधी यानी कि स्टूडेंट्स ने भी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और अगर हम अपनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में क्या होता है, वहाँ पर भी कुछ मार्क्सवादी जो ग्रुप बने हुए थे, मार्क्सिस्ट जो ग्रुप बने हुए थे, उन्होंने क्या किया, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स थी ना उसमें विश्वास नहीं किया। अब क्या होता है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और एक जो ये कैपिटलिस्ट वाला जो सिस्टम था वो पूरी तरह से ख़त्म करने के पक्ष में आ गया था, यानी कि उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। तो इस प्रकार से कुछ राज्य विरोधी तकनीक का सहारा लिया गया था, टेक्निक का सहारा लिया गया था। और जो मार्क्सवादी लेनिनवादी जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के जो पार्ट बने थे और कुछ आदमी जो थे ना उन्होंने जिन्होंने विरोध किया था, कुछ तो मार्क्सवादी थे, कुछ तो मार्क्सिस्ट थे, कुछ लेनिस्ट थे और नक्सलिस्ट थे, नक्सलवादी थे। और ये समूह जो थे, ये ग्रुप जो थे वो कहाँ पर ज़्यादा एक्टिवेट किए थे, ये मार्क्सवादी, लेनिस्ट और नक्सलिस्ट, ये ग्रुप कहाँ थे, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव थे। और वेस्ट बंगाल जो थे वह वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के ग्रुप को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ तक के मैटर को इस वीडियो के माध्यम से एक बार बुक से फिर पढ़ेंगे और यहाँ तक का जो मैटर है उसमें से अपने नोट्स तैयार करने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आप बना सकते हैं वो जैसे हम हर रोज़ करते हैं, जो भी लेसन पढ़ते हैं तो उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करेंगे या नोट्स की फॉर्म में इस मैटर को लिखेंगे ताकि हम इसको इजीली पढ़ सकें, याद कर सकें। तो यहाँ तक आपने पढ़ना है कि भाई जो बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी था, देश में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके लिए सिचुएशन कैसी बनी थी कि आखिरकार गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। तो इमरजेंसी लगने का मेन रीज़न क्या था कि हर तरीके से इमरजेंसी कब लगती है, जब हर तरीके से परेशानी आ जाए। तो हमने इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती है। तो आप यहाँ तक के मैटर को अच्छे से पढ़ के इसमें से नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।